हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आज हम सेट जो है 4 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेट 4 है इसमें देखो मैंने मेंशन कर रखा है। तो इसमें मेंशन ये है, देखो लिखा है सेट 4 एंड 5। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे कि इसमें सेट 4 और 5, क्योंकि इस पार्ट 3 में जो है सेट 4 का पार्ट 3 है और इसका सेट 5 का पार्ट फर्स्ट है। क्योंकि काफ़ी समय बच रहा है, तो हमने सोचा था क्यों ना हम इसका भी आगे स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट 4 और 5 एक साथ, और इसका पार्ट मतलब सेट 4 का पार्ट फर्स्ट 3 होगा और 5 का पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते आते हैं मेन टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम इसमें समझते हैं कि हमसे क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है और उसको ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। तो इसमें बता रहा प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें पहले अंतर बताना है। दूसरी है एकल झिरी प्रकाश के विवर्तन की घटना को का गुणात्मक प्रतिरूप समझाइए, जो कि आप आगे समझ चुके हो। ठीक है ना। तो आगे आपको बताया जा चुका है। साथ में कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री चौड़ाई की झिर्री के अभिलंबवत आपतित होती, केंद्रीय उच्चिष्ट के कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं, ये आपका दे दिया गया व्यतिकरण, ठीक, और ये दे दिया गया विवर्तन। ठीक, तो ये व्यतिकरण का कंडीशंस रहेगा और ये आपका जो है विवर्तन का कंडीशंस रहेगा। तो व्यतिकरण में क्या होता है ये ध्यान दीजिए। फर्स्ट में व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, जबकि हमारी विवर्तन जो होती है एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं पर आने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होती है। ठीक, सेकेंड है व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती हैं, जबकि विवर्तन फ्रिंजें जो होती हैं कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजें एक ही तीव्रता की होती हैं, और विवर्तन प्रतिरूप में उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार क्या होती है, घटती जाती है। ठीक, व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य अथवा बहुत कम होती है, और दीप्त फ्रिंज की फ्रिंजों के बीच की जो वो होती है वो अच्छा विपर्यस यानी कंट्रैक्ट यानी चमकीले होते हैं, जबकि विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ठ की तीव्रता कभी शून्य नहीं होती और दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की मंद विपर्यास यानी कि कंट्रास्ट जो होता है वो मंद होता है। ठीक, तो इस तरह से हम इसके अंतर लिखेंगे, और अंतर लिखने के बाद देखो इसका अगला जो कंडीशंस दिया गया है कि एकल झिरी में प्रकाश के विवर्तन की घटना का गुणात्मक रूप समझाइए। तो ये हम आपको आगे बता चुके हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम बता देते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन ये देखिए न्यूमेरिकल है ना। तो सबसे पहले गिवन दैट में हमें देख लेना चाहिए क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो एंगस्ट्रॉम गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, और फ्रिंज की चौड़ाई जो दी गई है वो दे दिया गया 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या किया, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद फिर अगला हमारा जो कंडीशंस है उसको हम जो है वो कर रहे हैं। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं क्या है कंडीशंस। ठीक, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, 2 लैम्डा अपान ई। ठीक, अब हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यूज रख दिया। तो 2 × 10⁻, मतलब 2 × 6 × 10⁻⁶ और फिर यहाँ पे जो चौड़ाई थी वो है 3 × 10⁻⁶, और फिर यहाँ 3 × 2 = 6 हो गया, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, 6 ऊपर गया प्लस में हो गया, 7 में से 6 -1, पॉइंट को इधर ला लिए तो 0.4 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस अगले। तो अगर मान लो हमें ये क्वेश्चंस ना करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने आपको बताया था अथवा वाला कर लेंगे। तो अथवा में क्या लिखा है, परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे आपको परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख बना देना है। ठीक, और किरण आरेख बनाने के बाद फिर क्या कह रहा है, एक खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता दे दी गई है
और इस अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की फोकस दूरी मतलब दूरी दे दी गई है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसके आंसर्स को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परावर्तित दूरदर्शी का फिगर ड्रॉ कर लेना है जैसा कि आपको दिख रहा है ना। तो इसी तरह आप जो है वो कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो कैसे चित्र वगैरह बनाना है ये सब आप अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा इसका। तो जैसा कि आपको पता है उस क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक, आवर्धन क्षमता 5। और फिर क्या कहा गया है कि नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की दूरी, तो अभिदृश्यक को FO से प्रेजेंट किया जाता है और नेत्रिका को FE से, ठीक। तो दोनों की वैल्यूज़ दे दिया गया कितना 36। अब आपको क्या करना है भाई, अनंतता की स्थिति होती है तो यम इक्वल टू क्या होता है FO अपान FE। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो m की वैल्यूज़ कितना रख दिए 5 इक्वल टू क्या हो गया FO अपान FE, ठीक। इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, FO की वैल्यूज़ निकाल लिया। तो FE को इधर पक्षांतर कर दिए तो क्या हो गया FO इक्वल टू हो गया 5 FE, ठीक। अब इसका मान हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट में रख दिया, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो जहाँ FO लिखा है इसके प्लेस पे जब रखेंगे तो ये हो गया 5 FE और प्लस FE इक्वल टू 36। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 और 1 ऐड कर देंगे तो 6 FE इक्वल टू 36 और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36 यानी FE की वैल्यूज़ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस FE का मान हमें क्या करना है, समीकरण 2 में FE के प्लेस पे रख देना है। तो 6 से 5 गुणा होकर 6 पंचे 30 यानी हमें अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो कह रहा है C तथा 2C धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र चित्र अनुसार वे विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। यदि बैटरी को हटा दे तो C धारिता वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से K परावैद्युतांक का पदार्थ भर देते हैं। तब संयोजन की कुल धारिता निकालनी है, संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर निकालना है और संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा बतानी है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जब इसमें बैटरी लगी हुई तो हम इस फर्स्ट पोजीशन पे, यानी ये हमारा हो गया केस फर्स्ट, ठीक। तो केस फर्स्ट में ये देखिए हमने क्या किया है, पहले जब इसमें बैटरी लगी हुई तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2C और C कैसे समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य धारिता निकालेंगे। तो C1 इक्वल टू C प्लस 2C यानी कि C1 इक्वल टू कितना हो गया 3C हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है अब हम क्या करते हैं, इस पे आवेश निकाल लेते हैं। तो आवेश के लिए हम क्या करेंगे, C1 और 2C2 पे जो C और 2C पे निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या होता है CV, ठीक। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो विभव हमारा V है, इसकी धारिता C है, तो हमारी आवेश जो हो गई वो कितना हो गया CV। और दूसरे वाले पे अगर हमने मान लिया कि 2C पे जो आवेश Q2 है तो उसकी वैल्यूज़ कितना हो गया 2CV। तो अगर हम टोटल आवेश निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो CV और प्लस 2CV यानी कितना होगा 3CV, और इसको आप मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब इसके बाद क्या कहा गया है क्वेश्चंस में, देखो क्वेश्चंस में कह रहे हैं यदि बैटरी हटा दें तो C धारिता वाले, अब बैटरी हटा देने पर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, परावैद्युत पदार्थ भर दी जा रही है और इसकी परावैद्युतांक कितना है K। तो यहाँ की जो धारिता होगी C2 की वैल्यूज़ वो क्या हो जाएगी KC हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखा है। तो अब आ जाते हैं केस सेकंड पे। ये देखिए, तो जब बैटरी को हटा लिए तो केस सेकंड पे हमारी ये धारिता हमने यहाँ पे मेंशन कर दी KC, और इसका 2C तो है ही है क्योंकि C में यहाँ पे भरा जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम कुल धारिता जो है ये हमने लिखा है कुल नई धारिता, ठीक है, नई ये लिखा हुआ है, ठीक। तो नई धारिता क्या होगी, तो फिर भी दोनों समांतर क्रम में है तो C2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम C1 इसकी वैल्यूज जब रखेंगे तो इसको जो है यहाँ पे KC रखेंगे, है ना। C1 की जगह क्या रखना है आपको KC, ठीक। तो यहाँ पे हो गया KC प्लस 2C,
तो टोटल कितना हो गया, यहाँ C कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारी तुल्यधारित संयोजन की तुल्यधारिता यानी C2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। पहला आंसर यही होगा K+2, यानी दो C कॉमन ले लेंगे तो K+2 इंटू C होगी। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो आगे अब हम विभवांतर निकालेंगे, तो पहले हम विभव निकालेंगे फर्स्ट कंडीशंस में। तो वो हमने यहाँ पे वैसे विभव तो दिया ही था, अब बैटरी को हटा ली गई तो नई विभवांतर क्या हो जाएगी, तो इसको हम V डैश से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चूंकि आपको पता है कि जो संधारित्र होती है वो आवेश को संचित करती है, तो अगर हम संधारित्र बैटरी को हटा लेंगे तो हमारी आवेश तो वही रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जब वैल्यूज़ रखेंगे तो समीकरण 1 से, तो V डैश इक्वल टू, अब हमने समीकरण 1 में भाई इसका आवेश की वैल्यूज़ निकाल ही रखी कितना 3CV, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज़ रख दिया और C2 का मान रखे वो रख दिए, तो C से हमारा C क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें नई विभव मिल जाएगी कितनी, V डैश इक्वल टू 3V/K+2। ठीक, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर नंबर 2। ठीक, इसके बाद 3rd नंबर पे पूछा गया संचित ऊर्जा। तो आपको पता है ऊर्जा का जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, हाफ CV²। ठीक, तो यहाँ पे हमने रख दिया भाई, यहाँ पे हमारा जो मतलब नई कंडीशंस में निकालना है बैटरी हटा लेने पर, उसकी धारिता है जो है C2, और इसकी नई विभव को हम डैश से दिखा रहे हैं, इसीलिए हाफ C2 V डैश का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, C2 और V डैश की वैल्यूज़ रख देना है, तो हमारी जो ऊर्जा होगी वो कितना हो जाएगा, 9V² K+2। ये हमारा नया आंसर यानी कि संचित ऊर्जा हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे से आंसर ला लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, अथवा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। आई होप सभी को पता ही है। उसका मात्रक बताइए, सभी को तैयार है। गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, तो बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो पहले वैद्युत फ्लक्स है, तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र E तथा किसी सतह से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई E के पृष्ठ के समाकल द्वारा अगर इसको प्रेजेंट करेंगे तो इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल EdA होता है। ठीक, यदि वेक्टर E और dA के बीच का कोण थीटा होता है तो हमारी जो वैल्यूज हो जाती है लाइन इंटीग्रल यानी EdA इक्वल टू क्या होगा, EdA cos थीटा। ठीक, और EdA cos थीटा, अब थीटा तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स आपका ये बन गया। ठीक, अब वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर भी कह सकते हो। और इसकी विमा क्या होती है, mL3 T⁻³ A⁻1। कैसे निकाला जाता है ये हम आगे कर ही चुके हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखो इसमें क्या कह रहा है, फिर कह रहा है गॉस की नियम की सहायता से, तो हम डेरिवेट करेंगे। तो डेरिवेशन कैसे करना है वो हमने आपको पहले भी कर रखा है। तो ये आपका कोई आवेशित है और इसको क्या किया गया है, एक समान रूप से आवेशित किया गया, तो इस पे ये गॉसियन पृष्ठ हो गया वैद्युत क्षेत्र, और ये हमारा अल्पांश एरिया हो जाएगा dA। तो हम लोग जानते हैं गॉस की नियम का यूज़ करना है, तो गॉस के नियम से यानी इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी d फाई इक्वल टू क्या होगा, लाइन इंटीग्रल EdA cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यूज़ आपको पता ही है, cos 0 इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पे d फाई इक्वल टू EdA हो गया। dA यानी कि इस संपूर्ण वलय का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो d फाई इक्वल टू E 4πr²। अब चूंकि आप जानते हो d फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। ठीक, तो d फाई की जगह हम क्या रखेंगे, Q/ε0, और यहाँ हो गया E 4π। इसको पक्षांतर कर दो क्योंकि हमें E की वैल्यूज फाइंड करना था। तो A इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। और यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक, तो ये थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन था, हो गया है। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अब अगले सेट की तरफ आते हैं, इसीलिए इसमें
हमने सेकंड और थर्ड मतलब फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेट ऐड कर दिए थे। तो अब चलिए हम चलते हैं अगले सेट की ओर। ठीक, तो अगला सेट है 2024 भौतिक विज्ञान। ठीक, अब ये हमारा सेट आ गया, कौन सा? सेट 5 आ गया। ठीक, सेट 5। ठीक, तो सेट 5 ही है ना? हाँ, सेट 5, ठीक है ना? तो सेट 5 पे आ गए हैं। और अब आप लोग अनुस्वार में मिला लेना कि 246 एफ एक्स ये आपका संकेतांक होना चाहिए। ठीक, तो एफ एक्स संकेतांक है। 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट होता है, सब कुछ आपको पहले जैसा ही दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब इसके हम आंसर जानते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है। लेंस के मेकर सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है? तो याद रख लो कि मेकर के सूत्र में सदैव प्रथम फोकस प्रयुक्त होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सदैव प्रथम फोकस। ठीक, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? ध्यान रखना है, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो इस क्वेश्चंस को दो तरह से पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा कि जो एन टाइप अर्धचालक होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। अगर आपसे यही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि बहुसंख्यक आवेशवाहक में ऋणात्मक आवेशित होते हैं। बट यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, तो हमारा राइट आंसर आएगा उदासीन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया 7n15 + 0n1 + 6c14। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है 7, 15 और ये दिया गया 6c14, ये थोड़ा सा मिस है। ठीक, तो मिस हो गया है, तो इसको आप ध्यान रखना। प्लस पी में क्या है? ठीक, तो ये जो आपकी वैल्यूज़ दी गई है इसका राइट रिएक्शन होगा, ऐसे हम बना देते हैं 7n14 + 0n1 = ये होगा 6 सी ही बना हुआ 6c14 और प्लस पी ये लिखा गया है। ठीक, 14 और प्लस पी, ये राइट है हमारा। इस तरह से रिएक्शन होना चाहिए था, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। ये तो हमें ये बताना है कि जो पी है वो क्या है। ठीक, तो भाई हमने आपको इस क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 0, तो 7 0 यानी कि 7 ही होगा। तो यहाँ 6 है यानी 1 कम है, तो हमें ऐसा जो है यहाँ पे ले आना पी के प्लेस पे जिसका परमाणु क्रमांक 1 हो। यहाँ हो गया 14 प्लस यहाँ है कितना 1, तो 14 + 15 हो गया, यानी इधर 15 है, इधर कितना है 14, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। अब हमें ऐसा बताना है जिसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 हो, तो वो क्या होता है? तो आपको पता है वो क्या होता है? H होता है, यानी कि प्रोटॉन। ठीक, तो क्या होता है 1H1 किसका प्रतीक होता है? प्रोटॉन का। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? प्रोटॉन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही होगा प्रोटॉन। ठीक, तो ये हो गया प्रोटॉन। ठीक, तो आई होप आपको इसके सारे एमसीक्यू समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं हम अगले एमसीक्यू की तरफ। तो अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। ठीक, तो भाई घाखंड है, थोड़ा सा सवाल लगाने वाला है। क्या कह रहा? 5 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R1, ये R1 लिखा हुआ है, तथा R2 है। यदि, और यहाँ पे रिलेशन दे दिया गया कि R1 = क्या है N/R2, ये रिलेशन दिया है। तो आपसे कह रहा है N का संभव मान क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो भाई 5 प्रतिरोध है जिन्हें श्रेणी क्रम में, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो श्रेणी संयोजन में हमारा जो कंडीशंस होगा वो R = क्या हो जाए, तो इसको R1 से प्रेजेंट करेंगे। तो अगर पहले का प्रतिरोध R है तो दूसरे का भी, क्योंकि समान है, तो कितने हैं 5 है, तो 5 टाइम जब इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा R, यानी कि R1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 5R होगी। ठीक, और जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में, तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब हमारी कंडीशंस क्या होगी 1/R2 = कितना हो जाएगा 1/R + 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R प्लस 1/R।
ठीक, ये हो गए। तो ये 5 प्रतिरोधों को जोड़ दिए, तो जब इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कंडीशंस, 1/R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 यानी 5/R। तो हमें R2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, R/5। ये हो गया। अब R1 R2 की वैल्यूज़ मिल गई है, तो हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में क्या दिया गया कि R1 इक्वल टू N R2, यही तो दिए हैं। तो R1 के प्लेस पे R1 की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये R1 इक्वल टू 5 आ रहा है और R2 की वैल्यूज़ आ गया R/5। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 5R इक्वल टू यहाँ N हो गया और R2 के प्लेस पे हो गया R/5। ठीक, ये हो गया। तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखो यहाँ R से R हो जाएगा कैंसिल, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो N इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो N की वो कितना होगा, 25 हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 25, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो आपसे पूछ लिया गया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो अभी आगे हमने आपको बताया क्या, वोल्ट मीटर। ठीक, इसके बाद देखो आगे कह रहा अमीटर तथा मिली अमीटर में प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हैं, तो कौन सा कंडीशन सही होगा, तो इसका भी आंसर नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा, X1 ग्रेटर देन क्या होगा, X2 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको MCQ अच्छे से समझ में आ गए, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, अब चलते हैं शॉर्ट आंसर की तरफ। तो शॉर्ट आंसर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, तो सेक्शन बी अब 2 का तो सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है, वैद्युत शक्ति के SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध लिखिए, यानी दोनों में संबंध क्या होता है वो हमें ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है, ठीक, कि वैद्युत शक्ति का SI और MKS मात्रक एक जैसा ही होता है, यानी कि दोनों का मात्रक वाट ही होता है, परंतु दोनों पद्धतियों में वाट को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो SI पद्धति में वाट को कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी W ये वाट को प्रेजेंट कर रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। ठीक, तो SI पद्धति में वाट को हम कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाट यानी कि वाट को हम W से लिखते हैं, तो ये हो गया वाट की वैल्यूज़। ठीक, तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और MKS पद्धति में वाट को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, तो MKS पद्धति में वाट को हम लिख सकते हैं क्या, W इक्वल टू क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक, तो ऐसे लिखते हैं। बट SI और MKS पद्धति में अगर हम शक्ति के मात्रक की बात करें तो वाट ही होता है, बट इनके लिखने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। ठीक, तो हमें इसमें आंसर देना है कि भाई किस प्रकार का होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बन रहा है। ठीक, तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि भाई आवेश क्या होती है, गतिशील हो जाती है, तो गतिशील आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और जब आवेश आपका क्या होता है, स्थिर होता है, तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना, अगला है, यदि एप्सिलॉन 0 तथा म्यू 0 को क्रमशः निर्वात की वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करें तो C मतलब तो 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 किस भौतिक राशि को प्रेजेंट करती है। तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको बता रखा था, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर गा का आंसर है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको याद हो तो जब थ्योरी बताया गया था तो आपको एक रिलेशन बताया गया था, 1/√एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू 0 इक्वल टू किसके बराबर होता है, C। और C क्या होती है, प्रकाश की चाल। ठीक है ना, तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, चाल को, वो भी किसके, प्रकाश की। ठीक है ना, तो C किसको प्रेजेंट कर रही है, प्रकाश की चाल को प्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो ये किस भौतिक राशि को प्रेजेंट कर रही है, चाल को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछा गया ना कि ये किस भौतिक राशि को प्रेजेंट कर रही है, तो ये वेग को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, किसको प्रेजेंट कर रही है, वेग को। ठीक,
अगला है घाखंड, प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। ठीक, तो प्रकाश किरण और तरंगाग्र में क्या संबंध होता है ये जान लेते हैं। ठीक, तो प्रकाश किरण और तरंगाग्र के बीच संबंध कुछ इस प्रकार हैं। अब इसमें आप देखो एक नंबर में है तो आप एक लाइन भी लिख सकते हो, दो लाइन भी लिख सकते हो। तो क्या क्या होती हैं वो हमने सारा मेंशन कर दिया है। तो प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, याद रखना। ठीक, प्रकाश किरण तरंग संचरण की दिशा में होती है। ठीक, तरंगाग्र किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे कणों के बिंदु पथ को कहते हैं। प्रकाश की किरण एक अमूर्त कल्पना है। यदि किसी विशेष स्थान पर प्रकाश तरंगाग्र की दिशा में दिशा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सरल उपकरण होता है। प्रकाश की किरण की कोई चौड़ाई नहीं होती है। जब कोई माध्यम प्रकृति में समदैशिक नहीं होता है तो विषमदैशिक माध्यम में प्रकाश किरण हमेशा तरंगाग्र के लंबवत नहीं होती हैं। तो ये होती हैं इनके कुछ रिलेशन प्रकाश किरण और तरंगाग्र के। ठीक है ना, तो मैंने 6 रिलेशन जो है मेंशन कर रखे हैं, आपको ये 1 या 2 रिलेशन लिख दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है भाई ध्यान दीजिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित करो। दोबारा आ गया है। ठीक है ना, तो कैसे परिभाषित करना है वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, नहीं तो एक बार फिर से देख लो। ठीक, कैसे परिभाषित करोगे, तो किसी ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर के समूह को ही ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल और साधारण डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। तो भैया प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया है। ठीक, कब किया था, 1887 ईस्वी में की थी। और रेडियो तरंगों पे काम करते हुए उन्होंने ये खोज की थी, यानी वो रेडियो तरंगों पे वर्क कर रहे थे और वहीं से इन्होंने इसकी खोज की। तो कौन है, याद रखना कौन, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जिसको आप हर्ट्ज कहते हो ना, हर्ट्ज के प्रयोग भी पढ़े हो है ना, तो केवल हर्ट्ज भी आपका मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यानी कि पार्ट सेक्शन सी आ गया है और हम सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। और कैसे करना है ध्यान दीजिए। तो भाई इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही है, तो न्यूमेरिकल को ध्यान दें। ठीक, तो का खंड है। अब इसमें क्या कह रहा है ये ध्यान दियो, 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी स्रोत से कितनी ऊर्जा हमें मिल रही है और फिर संधारित्र में कितनी ऊर्जा इकट्ठा हो रही, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये ध्यान रखना। तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, तो स्रोत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है, फार्मूला CV²। तो C की वैल्यूज दिया गया 10 माइक्रोफैरड, चेंज कर दिया 10⁻⁻6 हो गया, B का मान हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 × 2, 2 से 2 गुणा होगा, 2 दूना 4, 1 0 कम हो गया, यानी 4 × 10⁻⁵ जूल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसी का पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में देखो क्या कैसे निकालना है, तो संचित ऊर्जा का फार्मूला है, ये पार्ट 3 का पार्ट सेकंड। तो संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, आपको अभी अभी हमने बताया था, ½ CV²। तो C की वैल्यूज दे दिया गया 10 × 10⁻⁻6, V की वैल्यूज है 2 वोल्ट, रख के सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2 × 10⁻⁵ जूल प्राप्त हो जाएगी। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिए। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी विद्युत वाहक बल E की वैल्यूज हो गया 1.5 वोल्ट। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध r = 0.2 ओम हो गया। और 2.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, और बाह्य प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R की वैल्यूज है वो 2.8 ओम हो गया है। तो सेल के खुले सिरों पर विभवांतर और सेल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, इसकी वैल्यूज हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए, तो E दिया है, r दिया है, कैपिटल R दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल प्रतिरोध निकाल लेना है। तो टोटल प्रतिरोध निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, R' क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, दोनों को ऐड कर देंगे।
तो उसकी वैल्यूज़ है कितना 2.8 है और इसकी वैल्यू 0.2 है, तो टोटल हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो आर डैश की वैल्यूज़ किसके बराबर हो गया 3 ओम। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे सेक्शन सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन आर डैश। ई की वैल्यूज़ 1.2 1.5 और आर की वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे निकाल ही चुके हैं कितना 3 ओम का है। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा दिया था, इसीलिए इसकी वैल्यूज़ है ना अगर सोल्यूशन के रूप में तो आई इक्वल टू 1.5 भागे 3 ये था, पॉइंट कैंसिल किए जीरो हो गया तो 15 कम 15 15 दूना 30 यानी कि 1/2 और यहाँ से आई की वैल्यूज़ हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए। ठीक, तो 0.5 एम्पियर ये हो गया। अब इसके बाद जब फर्स्ट ऑप्शन में हमसे पूछा गया तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, वी इक्वल टू क्या होता है ई माइनस आई आर। ई की वैल्यूज़ 1.5, आई का मान 0.5 और आर की वैल्यू 0.2 पुट करके सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यूज़ कितना होगा 1.4 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि तरंग दैर्घ्य लैम्डा कण के गुण तथा संवेग पी कण के गुण को प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक 1 अपॉन मतलब लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी और सेकेंड ऑप्शन में पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो बहुत ही सिंपल कंडीशन है इसका आंसर। ठीक, तो 3 का गा इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ऑप्शन में दिया गया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यही तो दिया गया है। हाँ, एच अपॉन पी। ठीक, तो एच अपॉन पी तो भाई याद रख लो ये जो है जो कण होता है कण की तरंग प्रकृति को, है ना, यहाँ लिखोगे कण की तरंग प्रकृति को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तरंग प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, ये याद रखना है, कण की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। और अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे है पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा जो है ये कण की प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, कण के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, कण के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, प्रदर्शित करता है, ये लिख देना, प्रदर्शित करता है। ठीक, करता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो दूसरे का राइट आंसर ये हो गया और पहले का राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया, कण की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसका सलूशन कैसे करोगे, तो डेल्टा एम है ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गिवन निकाल लेना चाहिए, क्या क्या गिवन है। तो गिवन में क्या हो गया, डेल्टा एम हो गया। अब आपको फार्मूला पता ही है, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक, तो हमें इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी। तो डेल्टा एम की वैल्यूज़ 2 × 10⁻⁶ और सी की वैल्यूज़ हो गई 3 × 10⁸, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × 10⁻⁶, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर हो गया 16, तो 9 से 2 गुणा हो गया 9 दूना 18 और 16 वहाँ से 6 घट गया 10 प्लस में हो गया। ठीक, अब पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो 1.8 × 10⁻11 आ लिखा है। ठीक, ये हो गया जूल में। अब इसे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होती है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज रख देंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालोगे तो 1.8 × 10⁻⁻, प्लस का है 11 और इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से। ठीक, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया गया था और इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक, तो 2 × 9 18 और 2 × 8 16 और 8 से 9 को भाग करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.125 × 10⁻30। ये 30 आ लिखा है, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो
कल हम पार्ट सेकंड भेजेंगे और संभवतः प्रयास ये रहेगा कि कल सेट 5 को पार्ट 5 जो है 2 में ही ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो से। ठीक, तो आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे परसेंटेज लाइए। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।